बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम दिन है। आज 11 सितंबर है और आज हमारे फादर ऑफ आवर नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अगर हम इस अजीम मुमलिकत पाकिस्तान को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो लोगों और बिलखसूस गरीबों की फलाह व बहबूद पर मरकूज़ करनी पड़ेगी। और ये तो एक फैक्ट है। गवर्नमेंट ने हमेशा आवाम के लिए बहुत से काम किए हैं और उनके बहुत से मसाइल का हल ढूंढने की हमेशा कोशिश की है और हम भी कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक्स और उन चीज़ों पे बात करें जो एक प्रॉपर गाइडेंस दे। तो आज क्योंकि 11 सितंबर है तो अपने ग्रेट लीडर के बारे में हम बात करेंगे। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। 1892 में आप लंदन गए तालीम हासिल करने के लिए। फिर लिंकन्स इन से आपने बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। आपने एज अ लॉयर बहुत ज़्यादा फेम हासिल की और इसके बाद आपने इंडियन पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेने का फैसला किया। देन 1897 में आप अर्जुमंद पाकिस्तान के मेंबर बने। 1913 में आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और 1937 में आप इसके प्रेसिडेंट बने। आपकी शादी रत्ती बाई से हुई। आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे और एज गवर्नर जनरल आपने अपनी तनख्वाह 1 रुपया डिसाइड की। जब लोगों ने कहा भी कि ये तो बहुत कम है तो आपने कहा कि नहीं, ये मैं सिर्फ एज अ वो जो कहते हैं ना कि एक एवं जो है कि वो ये अमाउंट कह रहा हूँ, ये भी मैं नहीं लेना चाहता, बट अगर कोई पेमेंट होनी है एज गवर्नर जनरल तो 1 रुपया मुझे चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को इन पैसों की मुझसे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत है। आप पाकिस्तान के पहले स्काउट भी थे। आपने ये जिम्मेदारी दिसंबर 1947 को कबूल की थी। 11 सितंबर 1948 को आपका इंतकाल कराची में हुआ। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए और ऑफ कोर्स आपको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। जब हम इतनी अजीम पर्सनैलिटी की बात करते हैं व्यूअर्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो उनकी थॉट प्रोसेस क्या थी, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जीते थे, हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन रोल मॉडल। और फिर जो बातें उन्होंने कही, देखिए कितनी बड़ी बात है कि मुसलमान के स्पेशली बरे सग़ीर के मुसलमान जो हैं वो एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे थे। ग़ुलामी वाला एलिमेंट लिटरली आ गया था और पाकिस्तान की शक्ल में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हासिल करने में हम कामयाब हुए। तो इसका क्रेडिट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड ऑफ कोर्स अल्लामा इकबाल को हम कैसे भूल सकते हैं। तो हम अपने कायद के इस एहसान का कैसे बदला उतारेंगे, खुद सोचें। और अगर हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका तो यह है कि उनकी बातों पे अमल करें। कायद का पाकिस्तान, कायद का एक ख्वाब था फॉर अस एज पाकिस्तानीज़ और उनका पैगाम था यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। अगर हम उनके ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, इस मुल्क को मजबूत और खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें उस गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे कायद ने इतना अरसा पहले हमें दी। कायद आज़म का कहना था कि मुल्क सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, ये कौम की पहचान होता है जिसे दुनिया में हमें इज़्ज़त मिलती है या आज़ादी मिलती है। आज अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो तो हमें इन उसूलों पे अमल करना पड़ेगा। एक कौम बनकर हमें जीना होगा, नफ़रत और बेइंसाफ़ी को ख़त्म करना होगा और तालीम और मेहनत को अपनाना होगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स हम अपने एक्सपर्ट से मज़ीद गुफ्तगू करके डिटेल्स लेंगे, लेकिन आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। शेफ़ नूर, मुझे बताएं कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की और कायद के पाकिस्तान की, तो क्या इस वक्त हम कायद के पाकिस्तान में ही जी रहे हैं? हमारे कायद के हमारे लिए कुछ ख्वाब थे जी, कुछ ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस थे कि यूथ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे अपनी तालीम के ऊपर, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हो।
फोकस के साथ चले, मेहनत करें। मेहनत के साथ है। हम लोग भी अपने मुल्क के लिए एफर्ट्स करें। औरतों के लिए कितना बेहतरीन पैगाम था जब फातिमा जिन्ना साहिबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ शाना बशाना काम कर रही थी, एफर्ट्स कर रही थी। वो एक एग्जाम्पल थी कि अगर वो बहन उनके साथ काम कर रही है तो इसका मतलब है कि हम भी शाना बशाना जो है, हम भी अपने जो हैं मतलब उनके साथ चलें, मतलब बड़े जो हैं उनके साथ काम करें, खुद से भी करें, इंडिपेंडेंट हो। और जो हमारी यूथ है वो जिस तरह के उन्होंने कहा छोटे छोटे काम है ना, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, बिला वजह ये जो स्ट्राइक्स और बंदे वो लगा लेते हैं, धरने बैठा लेते हैं, इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलें, पॉजिटिव अमाल की तरफ चलें। लोग अगर हम अपने मुल्क की तालीम पे और अगर हम अपने मुल्क की सेहत यानी कि एजुकेशन और सेहत के सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को बेहतर कर लेंगे तो व्यूअर्स हज़ारों मामलात से हम बाहर निकल आएंगे। लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि हम सब ने भी अपना हिस्सा डालना है। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट ने 100 ऐसी जगहें बनाई हुई हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं गवर्नमेंट के हज़ारों और हज़ारों एजुकेशन इदारे भी हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डालते, वो घरों में नौकरियों पे लगा देते हैं। जी बिल्कुल। और वो कहते हैं कि घर बैठ के पढ़ें, तो घर बैठ के आपको नहीं, घर बैठ के क्या पढ़ें, ज्यादातर लोग तो घरों से स्कूलों से बच्चों को निकाल के जॉब पे लगा देते हैं कि जाओ कि तुम भट्टे पे काम करो या किसी परचून की दुकान पे लग जाओ या किसी वो जूस की दुकान पे लोगों को जूस और ड्रिंक्स वगैरह दो, वेटिंग। मतलब छोटे छोटे बच्चों को तो उन बेचारों को क्या एक्सपोजर मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा उनको। और देखिए, कायद का पाकिस्तान एक विजन है जी, उस विजन को पूरा करने के लिए हर बंदे ने अपना अपना हिस्सा डालना है। कोई ज्यादा हिस्सा डालेगा, कोई कम हिस्सा डालेगा, लेकिन हर बंदे ने अपना हिस्सा डालना है। टैक्सेस को पे करना, इनकम टैक्स, बहुत से लोग जो है उसमें से कल्टी मारने की कोशिश करते हैं, कैश की बिजनेसेस पे चले जाते हैं। आप कहीं पे इस तरह का मामला होते हुए देखे? पिछले दिनों मैं एक हॉस्पिटल गई, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहते जी कैश पेमेंट करें। मैंने कहा कैश पेमेंट क्यों, कार्ड पे पेमेंट कर रहे हैं आप, कार्ड पे पेमेंट ले, वो भी तो डेबिट कार्ड ही है। नहीं जी आप कैश दे दे तो वो बेहतर है। मैंने कहा जी मैं कैश में क्यों पेमेंट करूँ? मैंने जो हेड थे उनकी, उनसे जाके बात की, उन्होंने कहा आपको क्यों ये कह रहे हैं कि कैश पे पेमेंट करें? तो उस बंदे को उन्होंने लथाड़ा काफ़ी कि भाई हर बंदे का राइट है कि वो कार्ड पे पे करे, कैश से पे करे, जिस भी तरीके से पे करे और उसको प्रॉपर पक्की रसीद दी जाए जी। आप क्यों कैश में पैसे मांग रहे हैं? सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हायर अथॉरिटीज़ को हमें बताना चाहिए। कोई बंदा अपने टैक्स नहीं दे रहा, कोई बंदा अपने घरों में किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, कोई किसी ने अपने घर में अंडर एज स्टाफ रखा हुआ है, ये सारी चीजें नोटिस में लानी है। ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना, अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करना, बिल्कुल ये तो हम कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम करना चाहें और करें तो तभी कर सकते हैं ना। कायद का पाकिस्तान, उन्होंने तो बहुत ख्वाब देखे थे हमारे लिए, इस पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक में जाते जाते एक हमने ट्रिब्यूट तैयार किया है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, कहाँ हम अपने मतलब वो जो डिज़र्व करते हैं वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक कोशिश है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ट्रिब्यूट पेश करते हुए ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक के बाद किचन का सेगमेंट होगा, ज़ैनब गोंदल भी ज्वाइन करेंगी उसके बाद, एंड देन फाइनली एक प्रॉपर ट्रिब्यूट देंगे इन द लास्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। आप हमारे साथ रहिएगा, आइए देखते हैं। कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची के एक मालदार ताजिर पूंजा जिन्ना के घर पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची और मुंबई से हासिल की। आपने 30 जनवरी 1883 को सिंध मदरसतुल इस्लाम स्कूल में दाखिला लिया। इंग्लैंड से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी में दाखिला इसलिए लिया कि उसके मरकजी दरवाजे पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तहरीर था। उन्होंने हसूल मंजिल के लिए एक ऐसी बेमिसल क़यादत फराहम की जिससे एक साफ व शफाफ जमहूरी अमल की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत ने दुनिया के नक्शे पर अपना वजूद कायम किया। आपने 1905 में अमली सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया और सबसे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए। आप 31 दिसंबर 1919 को मुस्लिम लीग के मुस्तकिल सदर मुंतखब हुए। कायद आज़म एक इंतहाई लिबरल और रोशन ख्याल लीडर थे। आप हिंदू और मुसलमान इत्तेहाद के सबसे बड़े पैगंबर थे और आप एक तवील अरसे तक इसी जद्दोजहद में रहे कि हिंदू अक्सरियत के मुल्क में मुस्लिम अक़लियत को बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने की ज़मानत मिल सके। लेकिन हिंदू लीडरों के तासुब और तंग नज़री की वजह से जल्द ही आपको अंदाज़ा हो गया कि हिंदू कभी मुसलमानों को सुकून से नहीं रहने देंगे। 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। 3 जून 1947 को वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया। आप 15 अगस्त 1947 से 11 सितंबर 1948 में अपनी वफ़ात तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत
और एक नई कौम का मुनफरिद अजीम कारनामा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हमेशा के लिए जिंदा और पाइंदा रखेगा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में। किचन में आज क्या बना रहे हैं हम? आपने मुझे फ़ौरन ही प्याज़ों को फ्राई करने पे लगा दिया। किचन में हम बना रहे हैं जी चटखारा चीज़ कबाब ग्रेवी। चटखारा चीज़ कबाब ग्रेवी, जी। ठीक है जी। तो ये है क्या एग्जैक्टली रेसिपी? ये जी रेसिपी बोल दूँ या पहले मैं आपको नहीं, मैं बताऊं? पूछ रही हूँ कि ये हमने एग्जैक्टली ये क्या करना है। जैसे कि मैं अभी ऑयल डाल रही हूँ, आपने जी। कहा यहाँ पे हम कबाब फ्राई पैन करेंगे, फ्राई करेंगे हम। ठीक है ना? हम इनको हाँ पैन जी। फ्राई करेंगे। ये हम लोग चिकन, ये कबाब है, इसके बीच में सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं और इसके कबाब बना के इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको ग्रेवी में डालेंगे ताकि आप अच्छा रोटी के जी। साथ आराम से खा सकें इसको। सही, हाँ जी। सही। तो रोटी के साथ खा सकें और फिर उसके बाद एक गार्निशिंग इसकी और वैसे होगी। आप ग्रेवी के साथ बना रहे हैं तो आप इसको राइस के साथ भी बना सकते हैं, जी। राइस के साथ भी खा सकते हाँ हैं, जी, जैसे राइस के मर्जी साथ इंजॉय भी। करें। अच्छा, तो ये अभी मैं प्याज कितनी और फ्राई करूँगी? बस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन आप और करेंगे, थोड़ा सा फिर आप गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट में खुद ही डालोगे आप। बिल्कुल ठीक है, वो हम डालेंगे। हाँ जी। एंड हम साथ साथ, मैं अब बोल दूँ? आप बोल दें। और आपने अगर ये भी डालने शुरू कर देने इसमें कबाब, तो वो भी मैं फ्राई, बस हमारे पास प्लेट आ रही है, उसमें हम फ्राई करके निकालने शुरू कर दें। ये देखें जी। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब आप इस तरह बनाते हैं, क्योंकि आप अगर उनको सील नहीं करते ना उसके जूसेस को, तो वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसको आपने मिक्सचर को बना के कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि उसका जो है पानी भी अब्जॉर्ब हो जाए ब्रेड में। हाँ जी। और वो आराम से आपके कबाब बन जाए। बिल्कुल ठीक है। और एक साइड आप डन होने देंगे, जब उसको हाँ फ्लिप जी। करेंगे तो दूसरी साइड enough, एक एक और डाल मुझे 2 और डाल दें बेशक आप यहाँ पे साइड पे। ये लीजिए, एक ये आगे और एक और आप मुझे दे दें ताकि मैं आपको, ये होगा इस तरह। हाँ जी। बिल्कुल सही है। ये लीजिए, रेसिपी बताएं हमारे जी। व्यूअर्स को, रेसिपी है जी, क्योंकि काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हाँ हैं जी। इसमें। कीमा है जी ½ kg और प्याज हैं 2 अदद, हरी मिर्च है 5 से 6 अदद, हरा धनिया आधा कप, ब्रेड स्लाइसेस 3 अदद, चेडर एंड मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, कुटी सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 नींबू का रस, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। हम जी ब्लेंडर में, हम पहले, आप इसको कीमा नहीं लेना, आपने चिकन ब्रेस्ट पीस ले लेना और उसके आपने पीसेस काट लेने हैं। और पीसेस आपने काट लिए और उसके बाद आपने उसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है किचन टॉवल से। आपने फूड प्रोसेसर में प्याज डाला, आपने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, धनिया डाला और धनिया डाल के और इसको आपने चॉप कर लिया। जब चॉप कर लिया तो उसके बाद आपने इसमें ब्रेड स्लाइस डाल दिए, ब्रेड स्लाइस डाल के फिर चॉप किया और ये हमारा मिक्सचर जो है ऐसा बन जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और फिर साथ निकाल के इसको मिक्सचर और चीज़ डाल के मिक्स कर लेना है आपने। और फिर आप टेस्ट कर लें, छोटा सा कबाब बना के, आपको कोई चीज़ कम लगे, अव्वल तो कम नहीं होगी, और आप और डाल दें, क्योंकि स्पाइस लेवल बाज़ लोग बहुत कम खाते हैं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। और उसके बाद आप इस तरह ऑयल से हाथों को ऑयल लगाएं और एक कोई भी स्क्वायर ले लें और इसमें ऐसे रख के आप इसके कबाब बनाएं। उसे शेप बनाना आसान हो जाता है, वरना वो बीच में गैप नहीं आता। जी। और वो जब ये इस देखिए तरह- हमारे कबाब बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, क्योंकि इसको 2 घंटे का हमने रेस्ट दिया था मिक्स करके। और उसके बाद जी हमारी ग्रेवी के लिए प्याज अब चाहिए ये 2 निकालूं के रहने दूं? निकाल लें। अब ये रेडी हो गए ना, हो गए ना? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। हो गए। क्योंकि अभी इसने ग्रेवी में ग्रेवी भी में तो भी कुक होना है ना, कुक होना है, जी। हमने तो इसको बेसिकली इसके जूसेस को सील करने के सील लिए करना काम किया है। ताकि हमारे ग्रेवी में अगर चम्मच भी हिलाएं तो ये टूटे ना। बिल्कुल। आपने अगर डालने शुरू करना है तो आप साथ साथ डाल भी सकती हैं। बिस्मिल्लाह। और वही वाली बात है ना व्यूअर्स, एक कॉमराडरी होती है, साथ मिलजुल के किचन में काम करें, इंजॉय भी करें, साथ में गप्पे भी लगाएं। और हम क्या साथ करते हैं कि हम ना बस जो बंदा खाना बना रहा होता है वो जैसे सजा पे होता है। आपने नोट किया ये बात कि जिस बंदे के जिम्मे होता है ना कुकिंग, वो बेचारा हर एक्टिविटी मिस कर रहा होता है। मैं खाना बनाती हूँ तो मेरी अगर मतलब मैं गेस्ट आते हैं, जैसे मेरी जेठानी वगैरह, मतलब ये लोग वो आ जाती हैं किचन में, और माशाल्लाह अब तो मतलब उन्होंने भी मुझसे इतना कुछ सीखा, और मेरे से बड़ी हैं लेकिन इतना अच्छा अब खाना बनाती हैं। पहले थोड़ा ज़रा उनका वो था खाने का ज़रा, हाँ। अब उन्होंने काफ़ी कुछ माशाल्लाह सीख लिया है। भाई वही वाली बात है ना, हर बंदे के अपने स्किल्स होते हैं, अपना टैलेंट होता है, जी। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। लेकिन अगर खाने में आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर बनाएं, और बल्कि इंटरेस्ट लेके बनाएं। बिल्कुल। अब ये देखिए ना, ये हमारे आराम से साथ साथ ये कबाब भी हो रहे हैं, साथ साथ आपकी ग्रेवी तैयार हो रही है। बाय द टाइम आपकी ग्रेवी तैयार होगी, कबाब भी रेडी होंगे, आप मसाले को अंदर डाल जी। देंगे।
और बाय द वे आप इनको बाइट सेल्फ भी खा सकते हैं, बड़े हाँ मजे जी। के कबाब बनते हैं। जी, आप इसको चाय के साथ हाई टी में सर्व कर सकते अच्छा, हैं। ये क्या हम उसके अंदर बना सकते हैं अंगीठी के ऊपर? बिल्कुल बना सकते हैं, ये देखें। टूट तो नहीं जाएंगे ना? इसको सिर्फ इसका ये है कि आपने इसको ऐसे दबाना है, दबाना, ये दबाना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ चीज़ जी, है। हाँ। अच्छा, आप ग्रेवी का तरीका बता रहे हैं। ग्रेवी का जी हमने प्याज लिए चॉप, और इसको देखें गोल्डन ब्राउन हो रही है, और इसमें हम डालेंगे जी लहसुन अदरक की पेस्ट, टमाटर प्यूरी डालेंगे, 4 टमाटरों को ब्लेंड करके इसकी प्यूरी डालेंगे, तेल हस्बे ज़रूरत है, और नमक हस्बे जायका है, हल्दी आधा चाय का चम्मच, कश्मीरी सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और दही आधा कप। और ये जो है प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें मैं डाल दूँगी जी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसको हल्का सा सौते करेंगे, और फिर हम अपने मसाले और टमाटो प्यूरी डाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स, दोनों तरफ जो हैं वो मामलात चल रहे हैं और दोनों तरफ से हम लोग चीज़ों को जो है वो साथ अच्छा, लेके गार्निशिंग चल के रहे लिए हैं। जी इसके अनियन है 2 हम डालेंगे, 1 अदद अनियन है, शिमला मिर्च 1 अदद है, इसको जूलियन कट काटना है, टमाटो 2 अदद है, इसकी सीड्स निकाल के जूलियन कट काटना है, हरी मिर्चें 2 अदद जूलियन कट, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। जब हम अपने ग्रेवी में ये प्याज डाल लेंगे, ये ग्रेवी में ये डाल के और इस आधा कप पानी डाल के इसको पकने के लिए रखना है, मतलब 10 मिनट के लिए। उसके बाद जो है हमारी ये गार्निशिंग 2 टेबलस्पून ऑयल लेके हम शिमला मिर्च को और प्याज को फ्राई करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, फिर टमाटर डाल देंगे, क्योंकि टमाटर तो ऑलरेडी पके होते हैं तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है एंड में आप वो डाल के गार्निशिंग मिक्स करें और आप सर्व कर दें इसको। वैसे आप इसको राउंड कोफ्ता शेप में भी तो दे सकते हैं अगर आपको ये मुश्किल हो देखें रही है। हम ये इसको काफ्ता कबाब नहीं जो होते छोटे वाले, वो भी बना हाँ सकते हैं। जी, ये देखिए। हाँ जी, तो अब आप अपने नेक्स्ट कबाब मज़ीद डाल दें। ये देखें ना, हमारा साथ साथ डन होता जा रहा है काम। व्यूअर्स, वही तो बात है ना कि चीज़ें अगर तवज्जो के साथ और तैयारी के साथ और करें, दिल के साथ, खाना हमेशा दिल के साथ बनता है। बिल्कुल। अगर आपका मूड नहीं है, आपका खाना कभी अच्छा नहीं बनेगा, ये मैं आपको लिख के देती हूँ। ये देखें जी। अच्छा, अब ये अदरक ये अभी फ्राई हो रहे हाँ हैं। जी, फ्राई हो रहा है। अच्छा, इसको कितना और फ्राई करना है हमने? किसको? बस थोड़ा सा और करना है, फिर मैं मसाले डालती हूँ। बिल्कुल सही है। ऑयल इतना हो कि हाफ साइड आपकी कबाब हाँ की जी। एक दफ़ा में हो जाए और हाफ और साइड देखिए हमारे आपकी। कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे। यही तो बात है ना कि चीज़ों को बनाना अगर हमें आ जाए तो आधी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। और हम लोग रेस्टोरेंट से व्यूअर्स ये अच्छी इतना खासी आपकी महंगा हांडी है। महंगा खाना जी, जी, बिल्कुल। लेते हैं। और एंड में आप जो है इसको चारकोल दम दे दें आप, कोयले का, कोयले का दाम। और वो क्या कमाल की आपकी कढ़ाई बनी। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट जी मैं डालूं इसमें मैं जी, टमाटर डाल दें। या पहले मसाले मसाले डालने वो डाल थोड़ा देते और हैं, ब्राउन हो जाएगा जी। अब मसाला जात, ये ग्रेवी अब आप देख रहे हैं व्यूअर्स, लिटरली प्याज गर्म होने को टाइम लगता है और तो सच किसी चीज़ को इतना टाइम नहीं लगता। वैसे तो कबाब मसाला के आपको ग्रेवीज भी वो मिल भी जाते हैं मसाले, बट मेरे ख्याल से अगर घर की आप जो अपनी चीज़ है, हाँ घर की जी, जो चीज़ है उसकी बात और बात होती ही है। और है। बिल्कुल। ये देखें ना, आपकी ग्रेवी ऑलरेडी एक फॉर्म में आ चुकी है। अब इसमें हमने नमक, कश्मीरी लाल मिर्च जी, नमक हाँ डाल दिया, जी, कश्मीरी लाल, ताकि इसका थोड़ा सा लाइए। कलर आ जाए। लाइए लाइए। ज़ीरा पाउडर मैं करती हूँ, मैं हाथ दे देंगे मुझे, मैं हाथों से कर लेती हूँ क्योंकि हाथों थोड़ा से कर लें। शायद गीला था। बिल्कुल ठीक है, हो गया। जी, और इसके अंदर अब हम डालेंगे, ये देखें ना प्रॉपर ब्राउन हो गया। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अब जहाँ वो टमाटर की ग्रेवी हो रही है वहाँ पे हम अपने कबाब को भी एक दफ़ा फ्लिप कर देंगे। तो साइमल्टेनियसली काम करना होता है। वो कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ एक चीज़ एक टाइम पे कर सकते हैं। ये फिर कुकिंग उन लोगों के आई गेस इतना बस का रोग नहीं है। ये तो आप बना के फ्रीज़ भी कर दें इसको, बस आप ग्रेवी बनाएं और कहीं आप गए हुए हैं तो बस आप जो लोग जॉब करते हैं या कुछ इस तरह, तो वो ये कबाब बना के फ्रीज़ कर दें और बेशक आप हाफ डन कर लें या इसी तरह कच्चे भी कर लें, ठीक है। और ग्रेवी बनाएं और ग्रेवी में डाल दें आप। नेक्स्ट कबाबों की भी बारी आ गई है। व्यूअर्स, अगेन हेल्दी ऑल्टरनेटिव। जिस तरह ब्रेक के बाद हमारे पास ज़ैनब गोंदल आएगी, अब उनसे हम डिस्कस करेंगे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ज़िंदगी का कि वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और रेगुलर इस्तेमाल करें अपनी डाइट के अंदर। लोग क्या करते हैं आजकल, जब वाइटामिन मिनरल की बात आती है तो दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं।
अब दवाइयों से आपको वो वाली तवानाई व्यूअर्स नहीं मिल सकती जो आपको जो खाने से। नेचुरल फूड जी। से आपको मिलेगी। बिल्कुल। और मुझे एक बात बताएं कि कितना मुश्किल है एक मुल्क जिसमें आपको फल भी मिलते हैं, सब्जियां भी मिलती हैं, और कितनी मज़ेदार बहुत हैं, से हम तो ऐसे बड़े ममालिक हैं खुशकिस्मत जहाँ हैं। पे फल सब्जियां अवेलेबल ही नहीं है यार। जी जी। तो उनको भी याद रखें और ये याद रखें कि खाना पीना ये चीज़ें अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, एक ब्लेसिंग है फॉर पीपल हु कैन अफोर्ड देम। लेकिन अगर आप सब्जियां फल घर में भी उगाने शुरू कर दें तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कबाब बेचारा अनफॉर्चुनेटली टूट गया, चलें कोई बात नहीं। इसको मैं अंदर से भी कुक कर लूँ ज़रा सा। अभी देखिए ना मसाला जात अपने कुक हो रहे हैं, ये साथ में सारे हो रहा घर है। के मसाले हैं, कोई हमने इसमें बाजार का मसाला कश्मीरी यूज़ लाल नहीं मिर्च की। बाय द वे कुछ मुझे ये समझा इसमें और रेगुलर लाल मिर्च में क्या फ़र्क है? कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी स्पाइसी होती है। अच्छा। कलर भी उसका होता है, थोड़ी सी स्पाइसी भी होती है। और वो लंबी वाली जो मिर्ची होती है ना, लंबी वाली, वो कश्मीरी लाल मिर्च होती है। अच्छा, उसको जो और है वो इतनी स्पाइसी नहीं होती हैं, हाँ हाँ जी, कश्मीरी लाल मिर्च इतनी स्पाइसी नहीं होती। रेगुलर जो मिर्च होती है वो स्पाइसी होती वो ज़्यादा स्पाइसी होती है। तो कश्मीरी लाल मिर्च अगर लगा हुआ है, लिखा हुआ है और आपके पास नहीं है तो तो हम- प्लीज़ रेगुलर मिर्च का उतना ही अमाउंट है। नहीं ये डालना। देखिए, ये ग्रीन वाली जो मिर्च है ये तेरी रेड हो गई है। आप इसको भी अब वो टमाटर से रंग लग गया उस हाँ जी। बेचारे को। नहीं, नहीं, रंग अच्छा, नहीं इस लगा। मसाले का क्या सीन है? अब बस इसमें थोड़ी सी दही डालती हूँ मैं। इसमें थोड़ी सी दही डालेंगे और उसके बाद ये रेडी है। जी इस पे फिर आप कह रही थी कि सिर्फ हमने एंड में वो डालना है, कबाब। जी। और कबाब कितनी देर के लिए डालने हैं? बस आपने कबाब डाल के और उसको थोड़ा सा चलाना है और उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है ताकि वो कबाब का मसाला अच्छे तरीके से उसके अंदर रच बस जाए। बिल्कुल सही है। ज़रा तेज़ है। ओए होए, एक कबाब तो बेचारा सड़ ही गया ना। ओहो, कोई नहीं, कोई बात नहीं सर। चलिए ये तो हाँ, कबाब वैसे भी हाँ। खाए जा सकते हैं। हाँ जी। बट रिमेंबर वन थिंग व्यूअर्स, चीज़ों को उनका अब ये जिस तरह मैंने 2 मिनट ध्यान इधर उधर किया, याद रखें क्योंकि इसमें चीज़ भी है और चीज़ें भी है ना, तो उसकी वजह से इसका कुकिंग ज़रा जल्दी हो जाती जल्दी हो है। जाती है क्योंकि ऑलरेडी तो ये हमारा बिल्कुल पिसा हुआ है ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल। ये ज़रा 2 बेचारे ज़्यादा पक गए हैं, ये इनको कहीं और डाल देते हैं हम। ये मैं हटा देती हूँ। क्यों देखिए ऑन द स्पॉट कुकिंग की यही बात होती है कि आप प्रॉपर वो चीज़ें सीख लेते हैं। अब जितनी देर आप देखें कि ये ग्रेवी कुक हो रही है ना, हमने इसको कुक होने के लिए कितनी देर देनी है अप्रॉक्सीमेटली? बस हमने ये अभी मसाला जो दही का पानी खुश्क होगा तो फिर हम कबाब अपने सारे एक दफ़ा करके सारे एक ही दफ़ा डालेंगे फ्राई करके। बिल्कुल सही। और अगेन पीपल हु आर डाइटिंग, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी। यार हमारी तो डाइटिंग चल रही है, हम तो नहीं खा सकते रोटी चावल वगैरह। तो आप ये खाएं। जिसको हम बाय द वे मना भी करते हैं क्योंकि ये जो पहले डाइट प्लान्स में आता था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करें, जी। तो ये एक्चुअली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक चीज़ नहीं है। प्रोटीन आपको उतनी इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और एक्चुअली किसी भी इंसान की अगर आप ये 2 कबाब खा लेते हैं तो आपकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है जाएगी, प्रोटीन की। बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि तिक्के कबाब ये वो, सुबह आपने 4 अंडे खा लिए, दोपहर को आपने टिक्का खा लिया, दोपहर को आपने कबाब टिक्के खा लिए, रात को भी आपने, तो उससे बात सुने, इतना पेट होता है? मैं तो ये सोचती रहती नहीं, हूँ। लोग खाते हैं डाइट खाते हैं, प्लान्स के हाँ अंदर। जी। और लड़के तो आपको पता है आजकल जब एक्सरसाइज वगैरह को निकलते हैं तो ऐसी ऐसी अजीब हरकतें करनी शुरू हो गए, प्रोटीन शेक्स आ गए हैं, ये आ गया वो आ गया। अब इन सब चीज़ों के आपको पता है मेडिकल साइड इफेक्ट्स जी, भी होते बिल्कुल। हैं। ये तो नहीं होता ना कि आपने कोई चीज़ अगर ट्राई किया वो की तो बस उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। जो मेरे चीज़ हस्बैंड भी जिम जाते हैं लेकिन आके सिंपल खाना जो हमारा बना होता है वो खाते हैं बस। हाँ जी। कोई आलतू फालतू कोई चीज़ नहीं खाते। कोई चीज़ है ना, आप अपने डाइट प्लान्स और अपनी चीज़ों को अगर तरीके से लेके चलेंगे तो आपको कभी भी कोई इशू नहीं होगा हेल्थ के परस्पेक्टिव से। फ्रूट्स जो हैं आप ज़रूर खाएं, इतने मज़े के फ्रूट्स आए हुए हैं और मतलब आप फ्रूट उसका पूरा इस्तेमाल। पाकिस्तान वो मुल्क है पूरा साल उसमें फल आते हैं। गर्मियों में अगर आम आते हैं तो सर्दियों में आपके पास स्ट्रॉबेरीज और किन्नू आ जाते हैं, हज़ारों फल हैं। आई मीन आप देखें कितनी चीज़ें, शहतूत आते हैं इतने छोटे टाइम के लिए, लोग उसको उस वक्त खाते ही नहीं है जब खाने का टाइम होता है, बाद में कहते रहते हैं ओ शहतूत इतना अच्छा आप इतना वो अच्छा। कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये माल्टे, अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि उन्होंने माल्टे सर्दियों में बनाए। तो इसकी एक रीज़न है, आपको बताऊँ मैं वो रीज़न? हाँ जी, क्योंकि उसमें विटामिन सी होती है ना। जी। और वैसे भी हम गर्मियों में मतलब सर्दियों में हम इतनी चीज़ें खाते हैं, पाए निहारियाँ और मतलब ये सब इनकी तासीर गर्म होती है तो वो उसका फ्रूट जो है ना वो तोड़ है। हाँ जी, तोड़ है। और उसके साथ साथ प्योर्स ऑफ कोर्स विटामिन सी की उसमें मिकदार ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे गर्मियों के अंदर आप आम खाते हैं, दूसरी चीज़ें खाते हैं, वो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बेहतर करती है। तो उसी तरह किन्नू वगैरह जो हैं वो आपकी इन द
समर इन द विंटर आपके वो ठीक करते हैं। और कितना मज़ा आता है सर्दियों में बंदा जब बैठ के किन्नू खा रहा होता है, धूप सेक रहा होता है। खैर उस टाइम में तो थोड़ा टाइम है अभी। हम चलेंगे अभी ब्रेक की तरफ। बस। मसाला ये देखें हमारा ऑलमोस्ट डन है, काफ़ी हद तक उसकी दही जो है वो उसका पानी ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा और कोको का ऑयल अलहदा हो चुका है। अब इसमें एट एनी पॉइंट आप कबाब डाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद हम आधा कप पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे और दम पे दे देंगे। और उसके बाद हम अपनी ये शिमला मिर्च और प्याज को करके और एंड पे उसको डाल के सर्व कर देंगे। बिल्कुल सही। तो हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमारे साथ होंगी, आप भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं ज़ैनब से यही लड़ाई कर रही हूँ, मुझे तुमने कॉपी की है, तुमने मेरे साथ ट्विनिंग करने की कोशिश की है। बड़ी बहन को हमेशा कॉपी ही किया जाता है। तो मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कॉपी किया। मैं छोटी हूँ। अच्छा ओके। अच्छा ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कभी किसी ने नहीं दी होगी ये कि मैं बात- आपकी छोटी बहन हूँ। हाँ, आप बड़ी हैं। हाँ, बड़ी है आप हमारा अबाव अजदाद हैं। अच्छा एनीवे बिल्कुल सही कह रही इतना हो। अच्छा बावल का अरे क्या बात है माशाल्लाह। असल में हमने मैचिंग की है, झूठ बोल रही है, हमने एक्चुअली आज ट्विनिंग की है। मैंने पहनना कुछ और था, फिर मैंने देखा ज़ैनब ने क्या पहन रही है आज, तो फिर मैंने भी उस टाइप के कलर पहने, तो एक्चुअली जेन्युइन ट्विनिंग की है। अच्छा नाउ हम बात करेंगे मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। लेकिन मुझे याद है जब मैं बड़ी हो रही थी और फूड एंड न्यूट्रिशन मैंने पढ़ी अपनी इन माय सीनियर केम्ब्रिज नो लेवल्स, तो बात हुई बहुत ज़्यादा इस बात पे कि मेन फूड ग्रुप्स हैं प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स। मिनरल्स यस। उस वक्त ज़्यादा तवज्जो इस बात पे होती थी कि इनमें से जो अहम है वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है। Yes. मिनरल और वाइटामिन को मिनरल्स और वाइटामिन्स को खास ना लिफ्ट कराता था ना मुंह लगाता था। अब जैसे किचन में हम बात कर रहे थे कि वो एक ग्रेवी तैयार करी है, उस ग्रेवी के अंदर कबाब जाएंगे। ओके। अब बहुत से लोग इस चीज़ पे खुश हो जाएंगे कि यार हमारी डाइटिंग चल रही है, हमने सिर्फ प्रोटीन ही खाना है। तो सिर्फ प्रोटीन या सिर्फ कोई भी एक ग्रुप को कंज्यूम करना और वाइटामिन मिनरल को इग्नोर करने का नुकसान क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी का एक मेकअप है। एक मेकअप वो है जो आप फेस पे करती हैं तो उसका आप देखें हुलिया ही बदल जाता है आपके फेस का। एक मेकअप है आपकी बॉडी का जिसमें आपको उस मेकअप को पूरा करने के लिए कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। पांचों में से 5 उंगलियों में से एक उंगली भी अगर कम हो जाएगी ना तो हाथ अच्छा नहीं लगेगा। सेम इज द केस, आपकी बॉडी जो है वो उस तरह से फंक्शन नहीं करेगी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी छोटी एग्जांपल से समझा के ना फिर उस पे आती हूँ। कार्ब्स है ना, हाय पतले होना छोड़ दो। सारा दिन क्या गर्मी मतलब भूखे लग रही हैं, प्यास लग रही है, समझ नहीं आ रहा है, एनर्जी लेवल्स लो हैं, गिरे पड़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर क्या है जी, प्रोटीन का एक्सेस कर दो। कार्ब्स निकाल दिए, प्रोटीन का एक्सेस कर दिया। भाई प्रोटीन का वो काम नहीं है जो कार्ब ने उसके साथ मिलके करना था। द कॉम्बिनेशन वर्क्स, ओनली प्रोटीन कैन नॉट डू दैट वर्क। प्रोटीन वो सिर्फ वो काम नहीं कर सकता। उसके साथ फैट्स को हमने सबसे ज़्यादा, या तो हम बहुत ज़्यादा ऐड ऑन कर लेते हैं या हम बहुत ज़्यादा डाइट से निकाल देते हैं। फैट्स को हमने प्रोटीन के साथ कंबाइन किया। अगर हम अपनी जो भी बन रही है डिश उसमें भी बात करें, कबाब्स के अंदर हम लोगों ने मैरिनेशन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल ऐड ऑन किया, फिर हमने ग्रेवी में ऑयल ऐड ऑन किया, क्योंकि हमारी प्रॉपर डाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैट्स को टोटल निकाल देते हो, सबसे पहला नुकसान कॉन्स्टिपेशन, आपकी जान नहीं छोड़ेगी। आपकी ब्रेन डेवलपमेंट, उसके लिए फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फैट्स कौन से, ये बड़ा ज़रूरी है। क्या खाना है, किस तरह से खाना है, वो भी करते हैं। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स बेचारे दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कुछ समझते ही नहीं। आपकी बॉडी में कमज़ोरी है, आपको विटामिन मिनरल्स चाहिए। आपको अगर डिजीनेस फील होती है, चक्कर आते हैं, आपको विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। आपकी बॉडी अगर लेथार्जिक है, हर वक्त आप थके हुए रहते हो, तो आप डेफिशिएंट हो सकते हो किसी के। सारा दिन आप पानी पीते चले जाओ, मैं पानी पे बहुत जोर देती हूँ, आप भी बहुत जोर देती हैं। आप खाली पानी पीते चले जाओ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दिन के 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं, फिर भी डिहाइड्रेटेड होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपकी बॉडी में सिर्फ पानी की हो सकता है डेफिशिएंसी ना हो, आपकी बॉडी में आयंस की डेफिशिएंसी हो। आपकी बॉडी के जितने न्यूट्रिएंट्स थे, हेल्दी जो थे इंग्रेडिएंट्स थे, वो स्वेटिंग के साथ सारे लूज हो गए हैं। अब आपको सिर्फ खाली पानी की ज़रूरत नहीं है,
आपको उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालने की ज़रूरत है ताकि आपका पोटेशियम जो है वो लेवल, सोडियम का लेवल पूरा हो सके। आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनकॉर्पोरेट करने की अच्छा, ज़रूरत फ्रूट्स है। एंड वेजिटेबल की तरफ हम जल्दी निकल गए। मैं पहले सबसे पहले प्रोटीन वाली बात क्लियर करना चाहती हूँ जो हमारे यहाँ किसी को समझ नहीं आ रही। हर एक तो हमारे यहाँ आप खुशहाल घराने से अगर आप गोश्त हर रोज़ खाते हैं, उसके साथ सबसे बड़ा स्यापा ये है कि हर मील के साथ कोई गोश्त या गोश्त से बनी हुई अज्जा खानी है। तो मुझे एक बात बताएं व्यूअर्स, सारा दिन अगर आप गोश्त ही खाते रहेंगे, चले फैट आपने खा भी लिया, कॉन्स्टिपेट तो आपने फिर भी होना है, आपने फैट भी खा लिया, आपने वो भी खा लिया, क्योंकि फल सब्जियां वगैरह आप खा ही नहीं रहे। फाइबर कहाँ से आएगा जिसको हम भूस कहते हैं? बिल्कुल। फिर इसबगोल के छिलके खा रहे होते हैं। तो टू मच प्रोटीन का भी बता दें कि क्या प्रॉब्लम है। गाउट, आपने यूरिक एसिड, यस, आपका एक जो प्रोटीन का इनटेक है वो एक टाइम पे आपके पाम साइज के बराबर होना चाहिए। जितना इस पे पूरा आता है, इस पे अब आप ये कहें कि जी ऊपर को नहीं, आपने सिंपल एक नॉर्मल रूटीन में हम डिस्कस करते हैं 150 टू 200 ग्राम्स पर मील एक औरत ले सकती है, 200 टू 250 ग्राम्स एक मर्द ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हो तो आपके प्रोटीन वैल्यू जो है आपके वेट के साथ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अगर आप उसको आगे अपनी फिजिकल एक्टिविटी को 1.2 उसके लेवल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके वो लेवल्स आ जाते हैं कि आपने अपने प्रोटीन को कितना बढ़ाना है। लेकिन अगर अब आप सिर्फ प्रोटीन खाते चले जाओगे तो आपके ब्रेन का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा। उसके साथ कॉन्स्टिपेशन की हमने बात की, ब्लड प्रेशर के इश्यूज होना, आपके छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये आपके गोश्त की एक्सेस की वजह से होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त पकाने की जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी बहुत गलत हैं, फिर गोश्त खाने की प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा गलत है। मतलब आप देखें कि कोई शादी हो, अब आजकल आपको पता है कि अब सितंबर है, शादियों की तो शिद्दत फुल पीक पे अब होने वाली है, तैयारियां अब लोग क्या ऑब्वियसली जब शादियां होती है तो लोग कोई मटन की या बीफ की या चिकन की हांडी करते हैं। इतना इतना लोग एक प्लेट के ऊपर सालन डाल लेते हैं और गोश्त वगैरह डाल देते हैं। एक तो इतना ज़्यादा खाना सेहत के लिए बुरा और आधे से ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। तो प्लीज़ खाना के जो करेक्ट आपके टाइम से आप उन्हीं को फॉलो करें। अच्छा, आप ना अपनी अगर एक रूटीन बना लेते हैं ना तो आपके ब्रेन को उस पर सिग्नल जाता है और आपको सेम टाइम पे ही भूख लग रही होती है और आप उसी पे ही खाते हो। लेकिन अगर आपने डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा टाइम चेंज करते हो, जैसे एक दिन सुबह 8 बजे खाया, अगले दिन 12 बजे खाया, अगले दिन 6 बजे खाया, आपकी बॉडी को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसने किस मैकेनिज्म को किस तरह से सेटल डाउन करना है। आप अगर उसको एक प्रॉपर पैटर्न दे देते हो ना, फॉर एग्जांपल नाश्ता डेली 10 बजे हो रहा है, दोपहर का खाना 2-3 बजे हो रहा है, रात का खाना जो है वो 7 बजे हो जाता है आपका, आपकी बॉडी को आप पता है इस टाइम पे मुझे ये न्यूट्रिएंट्स मिलने हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली डिवीजन करती है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हो। अच्छा, अगर हम 1 बाय 1 चले, हाँ जी, वाइटामिन्स की बात करते हैं, मिनरल की तरफ आएंगे। व्यूअर्स, अब वाइटामिन मिनरल भी मुख्तलिफ चीज़ है। हाँ जी, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, नमक हो गया, ये जिंक वगैरह हो गया, ये सारा कुछ हो गया आपके मिनरल में। यस, अब जब आप वाइटामिन्स की बात, आयरन भी जो है वो मिनरल में आ गया। अब जब आप, और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, हम चीज़ को सिंपल रखेंगे। और फिर जब आप वाइटामिन्स की बात करते हैं तो वाइटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ये सारी हैं। तो ये सारी कहाँ से आएंगी? खुराक से आएंगी। और मज़े की बात ये कि एक ही चीज़ में 6-7 किस्म की चीज़ें होती हैं। अगर आप उसको फ्रेश खाएं, गोली खरीदते हैं, अब आपने मैग्नीशियम की ली तो उसमें मैग्नीशियम ही है, फ़र्क ये है, राइट। अब वाइटामिन्स कौन से हैं और सबका थोड़ा थोड़ा मैं पहले विटामिन्स पे बात करूं कि मल्टी विटामिन की बात कर लूं? ये मल्टी वाइटामिन में क्या फ़र्क है? मल्टी विटामिन जो आपकी गोली आप एक ही खरीद के समझ रहे हो कि हमने अपने आप को वो चकाचौंध एंड में करना। बात करेंगे ना, Okay. पहले हम सब वाइटामिन्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि एंड में सब यही कहेंगे ना ये तो मैं गोली में मिल जाता है, तो फिर उस गोली का क्या हाँ, प्रॉब्लम है वो क्यों एंड गोली में। में, yes. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट वाइटामिन्स। देखो बड़ी बहन आपको मैंने इसलिए बताया। जी, मैंने कहा मसले की तरफ पहले मसला तो हम पहले हम ये तो प्रेजेंट कर लेना कि क्या क्या हैं। सो वाइटामिन्स, विटामिन ए की सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हमारी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को यंग, यूथफुल, जवान रखने के लिए बहुत अच्छा है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारा फैट सॉल्यूबल विटामिन है, पहले ये क्लियर। बाकी सारे फैट सॉल्यूबल हैं, सिर्फ बी और सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने फैट सॉल्यूबल को डिज़ोल्व कराना है, बॉडी में एब्जॉर्ब कराना है, तो आपको उसके साथ फैट, किसी हेल्दी फैट की ज़रूरत है, तो ही वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज वो एज इट इज़ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बी और सी वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो इनकी एक्सेस जो है वो बड़ी कम होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में हो जाती है, तो अपना ज़रा ख्याल रखना चाहिए।
उसके बाद विटामिन बी की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन बी सिर्फ एक विटामिन बी नहीं आता है, इसमें B1, B2, B3, B6, B9, B12 तक आते हैं, जिसको हम फोलेट और डिफरेंट नाम, फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं हम, बी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं। इसके हमारे जिसके एक ज़माने में लोग टीके लगवा रहे थे। हाँ जी, व्यूअर्स प्लीज़, गोली मुंह से लें, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें, अगर तो मेडिकल कंडीशन है तो समझ आती है। हाँ जी। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप चीज़ों को गलत तरीके से कंज्यूम करते जाएंगे तो वो फ़ायदा नहीं देंगी, शायद बीमारियां आपको देंगी। नुकसान की तरफ ले बीमारियां जाए। देगी आपको। सही। अब अगर विटामिन B1, B2, B6, 9, 12 इनकी बात करें, आपने जवान रहना है, आपने अपनी ब्रेन फॉग, अपनी बहुत सारी ऐसी जो भूलने वाली बीमारियां हैं, मुंह में जो अल्सर्स बन जाते हैं, बॉडी में अल्सर्स बनते हैं, स्टमक अल्सर्स जिसको हम कहते हैं, इंटेस्टाइन अल्सर्स, उनसे बचना है। आपने अपनी स्किन को यूथफुल, यंग, जवान रखना है, तो आपने प्रेगनेंसी में अपनी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में अगर काम करना है, तो एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग पैदा करना है, तो अपने आप को हेल्दी रखना है, गट को हेल्दी रखना है, तो विटामिन बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सारे के सारे। ठीक है। विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी का आजकल हम सबको पता है कि हमारी इम्यूनिटी का बूस्टर है, स्किन को अच्छा रखता है, फ्रेश रखता है, हमें यंग यूथफुल स्किन दे देता है हमें, तो सी इज़ तो क्लियर सबको। डी, हाय, सन का विटामिन जो आपको धूप से डायरेक्ट भी मिल जाता है, अंडे की जर्दी में मिल जाता है। हाँ जी, लेकिन फिर भी हमारी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हों, नेल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल हों, तो आपको विटामिन डी की जो है ब्रेन फॉग, deficiency हो गिट्टे सकती गोडों है। में पेन। बिल्कुल। और सी में हम एक बात करना भूल गए कि अगर आपके नेल्स ब्रिटल हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं आसानी से, तो वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। और विटामिन सी एंड कैल्शियम की, अगर उसकी तरफ हम आएंगे अभी। अब अगर विटामिन के की हम हाँ। विटामिन ई जो है ना वो बड़ा एक हेल्दी फैट अच्छा, हर बंदा जो है ना वो मुंह पे लगाने के लिए हाँ यूज जी। करता है। बालों के लिए, स्किन के लिए, नेचुरल जवान रहना है ना अगर, तो विटामिन ए की आपको ई की बहुत ज़रूरत है। आपने कॉन्स्टिपेशन से बचना है, विटामिन ई इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आपने अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है, विटामिन ई इज़ ये योर कहाँ से मिलता है? बादाम। लो रोगन बादाम सिर पे लगा लेते हैं, वो खाते नहीं है जी, उसको। तो विटामिन ई है। एंड फाइनली के, फिर हम break पे विटामिन जाएंगे। के, आपको कोई भी चोट लगती है उसकी रिपेयर जो है उसके लिए विटामिन के इज़ वेरी और इंपॉर्टेंट। कहते हैं एंटी कैंसरस विटामिन है। एंटी कैंसरस है, एंटी फंगल, वायरल, बहुत सारा आपको ट्रीट कर रहा है। अब इनके कॉम्बिनेशन एक दफ़ा मैं प्लीज़ डिस्कस कर लूँ, फिर आगे चलते हैं। अब इनको हमने कॉम्बिनेशन में लेना होता है। एक विटामिन अकेला लो तो शायद वो उस तरह से काम ना करे। आप विटामिन डी और के लेते हो तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, बजाय इसके कि आप विटामिन ए और डी लो तो वो एब्जॉर्प्शन का वो सिस्टम नहीं है। विटामिन ई अकेला ही हीरो है, वो आप अकेला ले सकते हो। विटामिन सी अपना अकेला हीरो है। बी ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में है, आपने उसको ले लिया, बेहतरीन हो गया। ये सारे के सारे विटामिन्स जो हैं हमारे फूड से हमें मिल जाते हैं, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिनरल्स की बात करेंगे, और फिर जो मल्टी विटामिन की गोलियाँ आजकल बहुत पॉपुलर हुई हैं, हर बंदे ने, लोगों ने घरों में भी मल्टी विटामिन की गोलियाँ बनानी शुरू कर दी है, तो जी। कहानी क्या है ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड ऑफ कोर्स फूड टेक्नोलॉजिस्ट। हम आज फूड टेक्नोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि हम खाना, एक्चुअली खाने के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं, जो हमारे लिए कारामद पेश आती हैं। तो हमने अभी मल्टी विटामिन्स की बात की, लेकिन जो मल्टी मिनरल्स हैं, मिनरल्स का आप मुझे बताओ कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, उसके बाद इनकी कॉम्बिनेशंस भी बनाएंगे और बाकी सब कुछ भी करेंगे। मिनरल्स अगर हम बात करें तो वो बेतहाशा हैं और हमारी बॉडी के लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। भाई देखिए, आयरन फौलाद का बचपन से सुनते आ रहे हैं, और सोडियम जिसको हम नमक कहते हैं, पोटेशियम की बड़ी बात होती है, वो उन लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल होता है जो हाइपरटेंसिव होते हैं। अच्छा, पोटेशियम का सॉल्ट भी अवेलेबल होता है मार्केट में। जिंक बहुत ज़्यादा आजकल जिंक की बात हो रही है, मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इसके अलावा फास्फोरस होता है, वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है। कैल्शियम की फॉलिक एसिड, फोलेट, वो उसमें आ जाएगा, ये इसमें उसमें आ जाएगा। हाँ, अच्छा, ये अलग से आ जाएगा। इसके अंदर जो है ना, हमने डिफरेंट मिनरल्स जो है ना, अब इनको लेना कैसे है और हमारी बॉडी क्या वाकई इनको एब्जॉर्ब करती है, और अगर हम मिनरल्स को निकाल देते हैं डाइट से तो हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है। अगर आप अपनी डाइट से कैल्शियम को निकाल देते हो तो आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आप
एज जल्दी करना शुरू कर देते हो। इसलिए कैल्शियम इन तीनों के लिए लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इनको ठीक रखना है तो। उसके बाद अगर हम पोटेशियम की बात करें, अगर आपने अपनी हार्ट हेल्थ को ठीक रखना है, अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखना है, तो आपको पोटेशियम की ज़रूरत है। हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चलता है जो कि सोडियम और पोटेशियम की आपस में समझें लड़ाई चल रही होती है। सोडियम ऊपर होगा तो पोटेशियम नीचे होगा, पोटेशियम ऊपर जाएगा सोडियम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। सोडियम नीचे आएगा जिसका मतलब ये है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपकी हार्ट डिजीजेज जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगी, आपकी आर्टरीज जो हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगी। लेकिन अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है, हाँ जी। जो कम लोगों में होता है, लेकिन आई एम समवन जिसका लो Yes. ब्लड प्रेशर का प्रॉपर प्रॉब्लम है, Yes. तो क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर लो होता है, तो अगर मैं नमक की मिकदार किसी भी पॉइंट पे अपनी नमकियात को सिस्टम में कम कर दूं या किसी वजह से नहीं मेंटेन कर पाती, तो फिर बहुत मेजर इशू भी बन जाता है। स्पेसिफिकली जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, उनमें मिनरल लॉस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि पसीने में निकल जाती है ना तो नमकियात। अगर आपने नमकियात एक्सटर्नल सोर्सेज से नहीं ली या अपनी डाइट में उसको पूरा नहीं किया, तो आप एक मेजर फॉल पे जा सकते हो, जिसमें आपकी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड लिथार्जिक होना शुरू हो जाओगे, आपके फेस पे लाइंस, रिंकल्स, फाइन लाइंस पड़ना शुरू हो जाएंगी। अक्सर लोगों के तो स्किन पे डार्क पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं इस बात से। ऊपर से फिर हम जब चाय की एक्सेस कर देते हैं तो काम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अब कैफ़ीन जो है वो हमारा चाहे विटामिन हो, मिनरल हो, सबके साथ बहुत सारे के साथ जो है वो इंटरैक्ट करती है और उनकी एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस कॉज करती है। इसलिए कोई भी गोली आपने खानी है, चाहे वो आपकी दर्द की गोली है, चाहे वो कोई भी है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, गोली मुंह में रखी ऊपर से चाय पी लेते हैं। आपकी उस गोली का आपको असर नहीं होता, चाहे आइदर वो आपने पेन किलर ही क्यों नहीं ली। मैं सिर्फ विटामिन मिनरल्स की गोली की बात नहीं कर रही, आपने पेन किलर ही क्यों नहीं ली, वो असर नहीं करेगी। असल में लोगों को ये होता है ना, गोली लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीविटामिन की, मैं जब भी पूछती हूँ मम्मा यार क्यों मल्टीविटामिन ईट, तो कहती है जुगन नहीं पूरी होती सारी रिक्वायरमेंट्स, और बड़ी दफ़ा नहीं समझ आती। कभी कोई आपका दिन ऊंच नीच का गुजर रहा होता है तो कम से कम मल्टीविटामिन की गोली खा लेते हो, तो खाना पीना खाया कि नहीं खाया, मल्टीविटामिन तो आपके अंदर चली गई ना। अब इस सोच का मैं क्या करूँ? इस सोच को फिक्स करने का एक हल है, वो ये है जो भी बंदा समेत मेरे आपके मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहता है अपनी डाइट में, वो अपने टेस्ट कराए, उसको पता हो कि उसकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आके कहा अरे जुगन आपके बाल कितने ख़राब हो गए, नेल्स ख़राब हो गए, आप बायोटिन शुरू कर लो। जुगन ने 6 माह बायोटिन खा खा के अपना कोई हाल नहीं छोड़ा, लेकिन जुगन की बॉडी में बायोटिन की डेफिशिएंसी ही नहीं थी। नहीं अच्छा, बट मैं वैसे पूछ रही हूँ कि 6-6 में टाइम लाइन भी तो होनी चाहिए ना कोई, बिल्कुल कि होती इतना अरसा लें। अब जैसे कि मैं मल्टीविटामिन शायद 5 सालों से ले रही हूँ, हर रोज़। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग, गलत है। ओके। आपको कम से कम हर 3 माह के बाद 1 हफ्ता अपने विटामिन मिनरल्स को ब्रेक देनी चाहिए। सब कुछ रोक दो, सब कुछ रोकें। डिस्पाइट द फैक्ट आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि जी आप में फॉर एग्जांपल आपका विटामिन डी का लेवल 3 या 4 है, तो ऑफकोर्स आप उसको लेते भी रहोगे तो वो पूरा होने में बड़े साल लगेंगे। लेकिन अगर आपका विटामिन डी का माशाल्लाह लेवल 60 है, 70 है, अच्छा लेवल है आपका, अब आप हर महीने विटामिन डी लेते चले जाओगे, एक्सेस ऑफ विटामिन डी आपकी बोन को बढ़ा देता है, जो कि एक प्रॉब्लम है, आपकी बोन को वीक कर देता है, जो कि टूटने में आसान है, ब्रेकेज होती है बोन मेरे की। कान के पीछे व्यूअर्स बोन की ग्रोथ होनी शुरू हो गई, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा विटामिन कैल्शियम ले रही थी। पता नहीं क्यों मुझे किसी ने कह दिया कि तुम्हें ना आयरन की बड़ी कमी है और तुम्हें कैल्शियम की कमी है। बस सुनी सुनाई बात। अब ये वो वक्त है बिफोर ये, व्हेन आई वाज यंगर, नेल्स भी टूटते थे, तुम बड़ी पेल लगती हो। भाई मेरी स्किन टोन ऐसी है। यस, हम इस प्रॉब्लम के साथ पैदा हुए हैं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं वो एक होता ना कि जिस तरह आपकी पिंकिश टोन है, मेरी स्किन टोन जरा येलोइश की तरफ जाती है। अब गोरी स्किन के अंदर भी वेरियस वो आती हैं। सारी जिंदगी आए हाय बेचारी, इसको पक्का ना किसी चीज़ की कमी है। कमी सिर्फ आपका ब्लड टेस्ट बता सकता है, वही आपको बताएगा कि किस चीज़ की कमी है आप में। आप एक ब्लड टेस्ट रन कर लो और एवरी ईयर 1 मंथ रख लो। जैसे अभी सितंबर चल रहा है, तो आप हर साल फॉर एग्जांपल 15 सितंबर रख लो, 30 सितंबर रख लो या अक्टूबर रख लो, एक डेट फिक्स कर लो। हर साल अपने आप से ये वादा करें कि ये चंद अमाउंट जो है ना मैंने अपने आप पे स्पेंड करनी। एक दिन रेस्टोरेंट से खाना ना खाएं, अपने टेस्ट करा लें। टेस्ट कराएंगे, आपको पूरे साल का पता चल जाएगा कि मेरा साल कैसा गुजरा, उस साल पे आपको क्या चीज़ रोकनी है,
क्या चीज़ शुरू करनी है। यकीन करें ये टेस्ट जो है आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेते हैं। कैंसर जैसी बीमारी जो है उस तक को हम रोक सकते हैं अगर हम टेस्ट करा लें, अपनी डाइट को ठीक कर लें। अर्ली डिटेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे डाइट की बात करें, अब जरा आयोडीन भी तो एक चीज़ है ना। यस, आयोडीन बेसिकली हमारे थायराइड को और ट्रिगर करने में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा एक समझे बीमारी काफ़ी साल पाकिस्तान में रही, इसलिए सॉल्ट के अंदर क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी थी, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो था वो इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि हम उसको कंज्यूम करें। लेकिन अब आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में वो कंट्रोल्ड है। लेकिन पिछले साल इसके केसेस रिपोर्ट फिर होने शुरू हुए थे, जिसका रीज़न ये था लोगों ने आयोडाइज सॉल्ट को बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल दिया। मैं खुद पिंक सॉल्ट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, हमें उसको कंज्यूम करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, लेकिन अपने घर में एक ना आयोडाइज सॉल्ट का भी वो लेकर आए पैकेट, जो नॉर्मल आपका बॉक्स है ना नमक वाला, जितना भी उसका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग अगर 3 चम्मच आप पिंक सॉल्ट की डाल रहे हो तो उसके अंदर 1 चम्मच आयोडाइज सॉल्ट का डाल, ताकि बैलेंस में आ जाए। Balance अच्छा, में कॉम्बिनेशंस का मुझे बताओ। विटामिन डी और कैल्शियम कहते हैं कि साथ लेना चाहिए, अब वो मिनरल और विटामिन आ गया, तो कॉम्बिनेशंस बताओ। बड़े लोग हेयर स्किन एंड नेल्स की विटामिन ले लेते हैं, असल में वो 2-3 की कॉम्बिनेशन होती है। सबसे पहली चीज़, मल्टीविटामिन आपके लिए जहर है अगर आपको नहीं पता कि आपको उस चीज़ की अगर डेफिशिएंसी है या नहीं है, तो प्लीज़ तशखीस इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, और अगर ले भी रहे हैं तो अपने आप को एवरी कितनी देर के बाद ब्रेक दें हफ्ते की? कम अज़ कम 3 मंथ्स के बाद। हर 3 महीने अगर आपने लिए है लगातार कोई भी चीज़, तो 1 हफ्ता उसको ब्रेक दें ताकि आपका सिस्टम जो है वो डिटॉक्स हो ज़रा जाए। डिटॉक्स हो, फ्लश आउट्स हो जाए टॉक्सिन्स, आप फ्रेश फील करो, फिर उसके बाद आप दोबारा स्टार्ट कर लें या अपना ब्रांड चेंज कर लें। कई दफ़ा ना चीज़ें वही एक ही जब आप लेते रहते हो तो बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस आती है। नंबर 2, आपने जो चीज़ अपनी ले ली, तशखीस आपने कर ली, आपको पता है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मिनरल को, कौन से विटामिन को किस चीज़ के साथ और किस टाइम पे कंज्यूम करना है। आपको अगर नींद नहीं आती तो मैग्नीशियम के जो आपके रिच फूड्स हैं, अगर आप सप्लीमेंट खाना चाहते जैसे हो, कि अगर आप सप्लीमेंट खाना चाहते हो तो उसकी कोशिश करें कि एक गोली अलग से ले लो। ऑफ कोर्स अगर किसी के लिए अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो वो मल्टीविटामिन की तरफ जा सकता है, लेकिन वो ये सोचे कि जी अच्छा मैंने इसको, आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जाते हो, फिश पे जाते हो तो आप मैग्नीशियम के सोर्सेज अच्छे खासे पूरे कर जाते हो उससे। अगर आपने सेम विटामिन, साइड पे तो खा लेते हैं लोग मछली, पंजाब साइड पे मुश्किल मिलती है। एक मुश्किल है। टाइम आता है सिर्फ Yes. जिसमें रहू आती है। बिल्कुल, और उसमें हम सब कुछ पूरा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स हमारे सार्डिना में और ऐसी फिशेस में आते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अब आपकी बॉडी में अगर आपको पता है कि विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो डेफिशिएंट है, तो आपने किसी भी फैटी चीज़ के बाद, चाहे आप वो अंडा खा लो, फ्राइड अंडा खाओ, उसके बाद आप अपना विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लो, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। नाश्ते के टाइम के फ़ौरन बाद लो, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब विटामिन सी और आयरन की कॉम्बिनेशन बनती है। विटामिन सी और अच्छा, आयरन यहाँ की मैं बार बार एक बात कह दूँ, ये बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, ये मेरे साथ भी हो और भी बहुत लोगों के साथ हो चुका है कि ये कहा जाता था कि क्योंकि आयरन का जो सप्लीमेंट होता था उससे दांत काले हो जाते थे, तो लोग दूध में मिला के देना शुरू हो गए थे। दूध की और आयरन की कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आप जैसे ही दूध को, आयरन को कंबाइन करते हो, वो एज इट इज़ आपकी यूरिनरी ब्लैडर से पास आउट हो जाता है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती। और अगर एब्जॉर्प्शन हो भी जाए, फॉर एग्जांपल कोई 0 पॉइंट कुछ, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आयरन की और विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। यस, एक चीज़ और समझना खाली पेट आयरन ले। बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आज से 50 साल पहले जो हमारे फूड प्रोडक्शंस थे वो डिफरेंट थे, कम थी, इतने खाने की ज़रूरत नहीं थी, हमारा सॉइल जो था उसके अंदर ताकत ज़्यादा थी। एग्जाम्पल के तौर पे एक गाजर अगर आज से 50 साल पहले काश्त की जाती थी तो माइट भी एक गाजर के अंदर 1000 आपके MCGs हों इसके विटामिन ए के, और अब आज जब हम उसको साल में कितनी बार काश्त की जा रही है उसी ज़मीन में, उसके बाद फर्टिलाइज़र्स जो है उनमें पता नहीं क्या चीज़ें एडिड हैं, वो टोटल मिनरल्स जो हैं वो आपकी ज़मीन में एडिड नहीं हैं, जिसकी वजह से वो विटामिन ए की बड़ी डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से आपके विटामिन्स और मिनरल्स डाइट से नहीं पूरे हो रहे। आप जिम जा रहे हो, आपको विटामिन्स लेने चाहिए, आप अपनी गोली की फॉर्म में लो, ऐसी कोई एक गोली नहीं है जो आपका सब कुछ पूरा कर दे। आपको डिफरेंट टैबलेट्स पे जाना पड़ेगा, उसके टाइमिंग्स को मैनेज करना पड़ेगा और अपनी डाइट पे भी साथ साथ आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा।
3-4 चीज़ें अगर आप अपनी पूरी कर लेते हो ना तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटी अपनी पूरी रखो, वॉक एक्सरसाइज ज़रूर लाजमी डेली करें, 10,000 स्टेप्स पूरे करें, अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को ट्रेन करें, मसल बिल्ड करें। नंबर 2, अपनी स्लीप को पूरा करें, रात कोशिश करें 10 से 11 बजे सो जाएं और अपने फ़ोन को अपने से ज़रा दूर रख के सोएं ताकि आपको डिस्टर्बेंस कॉज ना हो। ब्लू लाइट जो आपकी है वो आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, PCOS बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, रीज़न यही है। नंबर 3, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें। नंबर 4, आई नो मुश्किल है लेकिन कोशिश करें कि स्ट्रेस कम लें, चाहे वो काम का हो, बच्चों का हो, फैमिली का हो, जितना कम कर सकते हो उतना कम करें। आप यकीन करें, आप 1 हफ्ता स्ट्रेस अपनी लाइफ से थोड़ा सा कम करके देखें, आप अपनी लाइफ में वंडरफुल चेंजेस देखेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे थैंक यू सो मच जैनब, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फादर ऑफ आवर नेशन, फाउंडर ऑफ आवर नेशन की आज डेथ एनिवर्सरी है, उनको ट्रिब्यूट करेंगे पेश। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बानी पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात, इतनी बड़ी और इतनी अजीम हस्ती के बारे में बात करते हुए हमेशा मैं घबराती हूँ। मैं सोच रही थी कि ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए हैं मुझे मॉर्निंग शोज़ करते हुए, होस्टिंग करते हुए। हर साल ऑफ कोर्स हम अपने कायद को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, लेकिन और वेरियस ओकेजन्स पे करते हैं, सिर्फ आपकी डेथ एनिवर्सरी पे नहीं, आपकी बर्थडे पे भी, उसके अलावा अदरवाइज़ भी जब भी 14 अगस्त की बात होती है, 23 मार्च की बात होती है, इवन 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, इन सब दिनों पे हम अपने कायद को याद करते हैं। कैसे ना करें? ही इज़ द फाउंडर ऑफ आवर नेशन, ऑफ पाकिस्तान, बानी है पाकिस्तान। सो हमारे साथ आज इनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इरम खालिद हैं, डीन बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैडम। देन ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे ब्रिलियंट, हमारे भाई, मैं तो कहूँगी मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि बहुत सी बातें, जिस तरह अभी मैंने सुबह जब हम बात कर रहे थे, गवर्नर जनरल होते हुए कायदे आज़म सिर्फ 1 रुपये उन्होंने अपनी सैलरी जो है वो डिसाइड की। तो अब छोटी सी बात है, ये बात बंदा कहेगा कि शायद मैंने रिसर्च करके लिया, बल्कि ये बात मैंने डॉक्टर साहब से सीखी। ये वो पर्सनैलिटी हैं कि इतने प्यारे अंदाज में बात करके निकलते हैं कि बात दिल में डायरेक्ट उतर जाती है और वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। और काश हिस्ट्री की क्लासेस और ज्योग्राफी की क्लासेस में प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन की तरह सिखाया जाता या डॉक्टर इरम के अंदाज में सिखाया जाता, तो मेरे जैसे नालायक शायद पास ही हो जाते। खैर पास तो हो जाती थी, बट बराए नाम, वो भी कायदे आज़म के मुझे आज भी याद है 14 पॉइंट्स में से 4-6 याद कर लेती थी कि कोई नंबर तो आ जाएंगे, क्योंकि उसके नंबर ही पूरे 14 होते थे। तो अगर आधे भी याद हो जाते थे तो कुछ बचा हो जाता था। तो हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन हैं, हिस्टोरियन हैं, डीन है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एट यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपको पता है, लेकिन जिनका पूरी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया फ़ैन है वो हमारे बानी है पाकिस्तान है। तो ऑफ कोर्स जब किसी की डेथ एनिवर्सरी होती है तो लोग अफसोस या दुख का इजहार करते हैं, लेकिन ऐसी पर्सनालिटीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मशले राह है। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कायदे आज़म की पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिस पर ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि दुनिया का हर वो शख्स जो कानून की अमलदारी चाहता है वो उनको पसंद करता है और अप्रिशिएट करता है और फॉलो करता है। और ये हमारी तारीख़ का ख़ासा है, हमारी कौम का ख़ासा है कि हमारे पास जिन्ना जैसी बड़ी शख्सियत मौजूद थी, और यही वजह है कि उन्होंने अपने किरदार से, अपने अमल से, अपने एटीट्यूड से एक ऐसी लड़ाई जीती जो कि उनके मुखालफिन कहते थे कि इसको जीतना इम्पॉसिबल है। और आप देखें कि दुनिया का हर बड़ा लिखारी, मुअर्रिख, लिखने वाला जो कि जिना पर लिखता है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना पर लिखता है, वो उनको ट्रिब्यूट पेश करता है। और अमेरिकन प्रोफेसर स्टैनले वॉलप्रेट का जो ट्रिब्यूट है वो तो एक ज़रबुल मिसल बन चुका है कि जिना जैसी शख्सियत जो कि दुनिया में बहुत कम होती है, और शायद ही कोई ऐसा शख्स होता है जो दुनिया का नक्शा तब्दील करता है, शायद ही कोई ऐसा होता है जो तारीख़ का धारा बदलता है, शायद ही कोई ऐसा होता है जो एक कौम तश्कील देता है। बट जिना डिड ऑल थ्री। ही आल्टर्ड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ही मॉडिफाइड द वर्ल्ड मैप एंड क्रिएट ए नेशन स्टेट। तो ये एक बहुत बड़ी शख्सियत और उनके लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है जो कि हम अपने बच्चों को भी बताते हैं, पढ़ाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो है, और सर वेस्ट उनसे बहुत कुछ सीखा है जी, हम कुछ पीछे रह गए।
देखिए सीखने में, मुझे लगता है। अगर कायदे आज़म की हम लाइफ हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी शख्सियत का जायज़ा लें, तो उनकी शख्सियत में हमें डिसिप्लिन नज़र आता है, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म नज़र आता है, उसमें आइन की और कानून की अमलदारी नज़र आती है। वो कोई ऐसा काम नहीं करते थे जो कि ख़िलाफ़ ज़ाब्ता हो, ख़िलाफ़ कानून हो, ख़िलाफ़ आइन हो। आप देखें कि उनकी ज़िंदगी के जो 40 साल थे वो एज ए लॉ मेकर गुजरे हैं, एज ए लेजिस्लेचर गुजरे हैं, एज ए पार्लियामेंटेरियन गुजरे हैं। तो फ्लोर ऑफ द हाउस जो वो बात करते थे, तो वो ऐसी बात करते थे जो दूसरों को, अपोजिशन के बेंचेस को भी और मुखालफिन को भी कन्विंस कर लेते थे। लेकिन सर उसकी वो तो हिस्ट्री शुरू होती है ना वकालत से, जी बीइंग अ लॉयर। जी जी। और वही वाली बात है ना कि लीडर अगर आपका पढ़ा लिखा हो और उसके साथ साथ एक्सपोजर भी हो, क्योंकि डॉक्टर साहब आप देखें कि एक्सपोजर भी तो कायद का बहुत था ना। आप बाहर पढ़ने के लिए गए छोटी सी उम्र पे, वहाँ से तालीम हासिल की, लिंकन से बार एट लॉ किया आपने, तो आपका एक्सपोजर एक रेगुलर इंसान से, नॉर्मल जैसे आवाम हैं हम लोग, हमारे से बहुत मुख्तलिफ था उनका एक्सपोजर और उस ज़माने के हिसाब से। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि कायदे आज़म की जो शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, एक तो वो पहलू जिसकी तरफ आप निशानदही कर रहे हो कि उनका जो एक्सपोजर है उससे जो उन्होंने सीखा, और उस सीखने के साथ साथ उन्होंने उस दौर में भी वहाँ के लोगों को भी सिखाया। सिर्फ सीखा नहीं उन्होंने, क्योंकि कायदे आज़म जब यहाँ से गए हैं तो उस वक्त यहाँ के जो हालात, अपनी फैमिली के हालात और जिन हालात के अंदर उनके ख़ानदान ने उनकी तालीम पर तवज्जो दी, वो सब भी हमारे लिए आज के दौर में वो कीमती सरमाया हैं। कायदे आज़म के हवाले से हर वो यादगार, हर वो उनका तजुर्बा जिससे हमारे नौजवानों को आगाह ज़रूर होना चाहिए। उसमें असल क्या कहना चाह रही हूँ मैं, वो बात ये है कि कायदे आज़म के जो इब्तदाई साल थे उसमें किसी एक जगह पर रहकर एजुकेशन इब्तदाई तौर पर नहीं थी, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर रहना पड़ा, लेकिन वो तसलसल जो एजुकेशन का था वो बाकायदा तौर पर जब वो बाहर गए हैं वहाँ उन्होंने इस तरह से सीखा कि अपना जो उनका शौक़ था कि कानून की तालीम को हासिल करना है और उसके अंदर अपनी जो स्किल है, अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, उनको इस तरीके से सामने लाना है कि जिसका फ़ायदा वो वापस जाकर सिर्फ वकालत के एक पेशे के तौर पर सामने ना ला सकें, बल्कि उसका मुज़ाहरा फिर उन्होंने बाद में एज़ लेजिस्लेचर भी किया। उसका मुज़ाहरा उन्होंने पूरी जो जद्दोजहद की मुसलमानों की खातिर बरसगीर के अंदर, उस जद्दोजहद में उनका वो अमली पहलू हमें नज़र आता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी वापस। अब देखिए एक चीज़ जो हमारे कायद की बहुत ही मैं कहूँगी कि जो बड़ी इम्प्रेसिव है, आपकी अपीयरेंस। गुड लुकिंग तो आप थे, लेकिन आपका तैयार होने का तरीका, आपकी ग्रूमिंग, इवन आपका चलने का अंदाज, बिल्कुल कमर सीधी करके पोस्चर, तो एज अ लीडर विजुअली इम्प्रेसिव भी कायद ही ज़्यादा थे। बिल्कुल, जिन्ना साहब की जो पर्सनैलिटी है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि उनकी शख्सियत के कई रुख थे, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी, लेकिन ये जिस पहलू की आपने निशानदेही की है कि गुड लुकिंग, एज एन आइकॉन, ही वाज अ फैशन आइकॉन आल्सो फॉर अस, एज ए क्रिज्मेटिक लीडर उनको लिया जाता था। बिल्कुल। और आप देखें कि वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे अपने ड्रेस के हवाले से। इवन जब भी उन्होंने किसी कैजुअल मीटिंग में भी बैठना होता, जाना होता, तो वो फुली ड्रेस्ड होकर जाते थे, ड्रेसअप होकर जाते थे। और एक उनका जो रौब था शख्सियत का, वो बहुत कुछ अपने सामने वाले को दिखा भी देता था, समझा भी देता था। आप देखेंगे लॉर्ड वेवल जब आए आखिरी दिनों में, सेकंड लास्ट वाइसराय थे, तो जिन्ना के साहब उनकी मीटिंग्स हुई, तो उन्होंने जो उनकी पर्सनैलिटी का एक स्केच खींचा, उन्होंने कहा कि मैंने इस शख्स को देखा है कि ये अनपरचेजेबल है और बेखौफ है। और लिखने वालों ने बाद में लिखा कि इनको लालच से, इनको खौफ से, इनको दबाव से, इनको प्रेशर करके दबाया नहीं जा सकता। एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं। तो ज़ाहिर है कि यही वजह थी कि उनके जो सियासी मुखालफिन थे वो भी जिन्ना से बात करते हुए सोचते थे कि वो ऐसा शख्स है
कि जिसको हम फाउल प्ले के ज़रिए शिकस्त नहीं दे सकते। और एक ऐसे वक्त में मैडम जब खवातीन को जनरली साइडलाइन कराया जाता था या एज डेकोरेशन पीसेस रखा जाता था, साथ लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, लीडर्स के साथ उनकी बीवियाँ यूजुअली या जो भी उनके साथ लेडी होती थी, अगर कोई फैमिली मेम्बर, तो वो यूजुअली एक डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए होती थी। लेकिन कायद ने जिस तरह फातिमा जिन्ना साहिबा को अपने साथ, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अपने साथ शाना बशाना लेके चले, ये कितना बड़ा पैगाम था हम सब के लिए। कायद आज़म ने हर कदम पर जो उनका पैगाम था, जिसकी तरफ डॉक्टर साहब भी या मैं पहले बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जब अपनी बहन को उन्होंने अपने साथ अपनी तहरीक में शामिल किया, तो उसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि बरसगीर की जो ख़वातीन हैं, मुस्लिम ख़वातीन हैं, उनको पैगाम दिया जाए, बल्कि वो उन तमाम एलिमेंट्स को, तमाम अनासर को ये बात कहना चाह रहे थे कि मुसलमान जो लीडर होता है वो बहुत रोशन ख्याल, वो लिबरल माइंड का लीडर होता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर कहीं भी ख़वातीन के हवाले से ऐसी पाबंदियाँ, ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो आम तौर पर उस वक़्त ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद जो मुसलमान हैं इनको अंदाज़ा नहीं है कि मॉडर्न लाइफ के क्या तकाज़े हो सकते हैं, जमहूरियत में क्या होगा। तो ये जो कायद आज़म की जो फातिमा जिन्ना को अपने साथ हर लम्हा, हर कदम पर अपने साथ रखने का जो फ़ैसला था, और फिर जिस तरह मोहतरमा ने उनके साथ अमली तौर पर उनका साथ भी दिया, इससे जो मोटिवेशन मिली उस वक्त की ख़वातीन को, वो मोटिवेशन जो बाद में पाकिस्तान बनने के बाद भी जो ख़वातीन के लिए जो पैगाम पहुंचा, यकीनन वो कायद आज़म की अमली ज़िंदगी के हवाले से हम सब के लिए उसके अंदर लेसन भी है। और ख़ास तौर पर कायद आज़म की जो नेचर ऑफ लीडरशिप है, क्योंकि कायद आज़म की जो क़यादत है वो महज किताबों में लिखा हुआ कोई एक पहलू के लीडर नहीं थे कायद आज़म, बल्कि उसके अंदर अमली जदोजहद, जो मॉडर्न लीडरशिप के जो तकाज़े हैं, उन सब की शक्ल हमें नज़र आती है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से, ख़ास तौर पर जो दस्तूरी लिहाज से उन्होंने, आइनी लिहाज से जो जदोजहद की, वो बहुत खासा है हमें। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ऑफ कोर्स आपका जो यूथ के लिए एक ख्वाब था उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हिस्टोरियंस हैं, आप मैडम, मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे उन यंग लोगों को गाइड करें जो थोड़े से मिसगाइडेड मिसाइल की तरह निकले हुए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी डेफिनेटली कवर करेंगे, क्योंकि हमारे कायद ने बहुत ज़्यादा फोकस दिया अपनी तकरीरों में, जनरली भी यूथ को पॉजिटिवली इंगेज करने के लिए। पॉजिटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूथ तो इंगेज हो जाते हैं, इमोशनल होते हैं, फुल ऑफ हार्मोन्स, फुल ऑफ इमोशंस, एकदम से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनको गाइड करना बड़ों का फ़र्ज़ होता है। और कायद ने बड़े खूबसूरत अंदाज में किया, उस पर भी बात करेंगे। जल्दी से किचन में नज़र डाल देते हैं। शेफ़ नूर, क्या सिचुएशन है इस हमारा वक्त किचन में? चिकन चीज़ी कबाब ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, 7 मिनट रायता और फ्रेश सैलड के साथ सर्व करेंगे। एब्सोल्युटली वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हमने कहा कि हम अपने कायद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ हांडी रोटी भी मज़े की बना लें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूथ को कैसे हमारे कायद ने इंगेज किया और क्या उनके लिए ख्वाब था, क्योंकि इसी यूथ ने तो हमें आगे लेके चलना है। सो ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। आज हम बानी पाकिस्तान की ज़िंदगी के ऊपर एक हल्की सी छोटी सी नज़र डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऑनेस्टली अगर हम उनकी एज अ वकील, एज अ बात करें, एज अ लॉयर बात करें तो एक दास्तान है। अगर एज अ पॉलिटिशियन बात करें तो आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो कितनी इंटरेस्टिंग है। देन आपकी एज अ मोटिवेशनल पर्सनैलिटी बात करें, देन जस्ट एज अ लीडर, देन द मैन हु वॉज हर मामले में ज़िंदगी में ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। जो बातें उस वक्त कायद ने की वो आज लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ्स के अंदर और अपनी नेशन बिल्डिंग की तरफ। सो हमारे कायद का यूथ को एंगेज करने का क्या प्लान था और उनकी आगे ड्रीम्स क्या थी, और क्या ये एक्चुअली कायद का पाकिस्तान है। प्रोफेसर डॉक्टर इरम खालिद हमारे साथ है, डीन बिहेवियरल और सोशल साइंसेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। देन प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हुसैन, हिस्टोरियन, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एट यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। जी डॉक्टर साहब, यूथ योर फेवरेट,
देखें जी, यूथ किसी भी सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है, और जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी तो उस वक्त जो नौजवानों ने किरदार अदा किया वो शायद आज हम विजुलाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसका सही इदराक उसी वक्त हो सकता है जब हम कायद आज़म का पॉइंट ऑफ व्यू देखें जो नौजवानों से मुतल्लिक था। और कायद आज़म ज़ाहिर उस वक्त की सोशल मीडिया नहीं था, कम्युनिकेशन के इस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे। जो कायद आज़म का पैगाम था, जो मुस्लिम लीग का पैगाम था, जो पाकिस्तान का पैगाम था, प्रपोज पाकिस्तान का या फ्यूचरिस्टिक पाकिस्तान का, वो यूथ जो थी वो घर घर लेकर गई। और कायद आज़म का पैगाम ऐसे शहरों में, गलियों में, देहातों में जहाँ पर आम आदमी का कोई वो राब्ता नहीं था सेंटर के साथ, वहाँ नौजवानों ने ये रोल प्ले किया। और आप ये देखें, जो अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन के हवाले से, वो ख़वातीन हो, वो यूथ हो, वो लेबर हो, वो आम आदमी हो, वो जिना की पर्सनैलिटी पर एतमाद करता था। और क्यों एतमाद करता था? आप देखें कि अगरचे उस वक्त मुसलमानों की मजहबी सियासी जमातें भी मौजूद थीं, लेकिन जो इलेक्शन के रिज़ल्ट थे, ख़ास तौर पे 1940 के बाद की जो मूव है आखिरी 7 सालों की, आप देखें कि 46 के जो इलेक्शन है उसमें जो हिंदुस्तान की आबादी थी, मुस्लिम आबादी, उन्होंने मजहबी जमातों को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कायद आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहा। और उसकी वजह ये थी कि वो उनके किरदार की पावर थी, कमिटमेंट थी, और वो समझते थे कि ये शख्स जो बात करता है वो ठीक बात करता है, ये लगी लिपटी बातें नहीं करता, ये टू द पॉइंट बात करता है। और अगर आप हम जिन्ना साहब की पॉलिटिकल स्ट्रगल को देखें तो हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ वो है जिसमें वो एक नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर सामने आए, और वो ये कहते थे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन इंडियन रेदर दैन मुस्लिम। दूसरा फेज़ वो है जो लखनऊ पैक्ट से स्टार्ट होता है, जिसमें वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं कि हमें मिलकर आगे चलना चाहिए। और जब वो उसमें भी पूरी तरह से कन्विंस ना कर सके दूसरी पार्टी को, तो फिर उन्होंने एक वो फाइनल फेज़ शुरू किया, फाइनल स्ट्रगल शुरू की, जिसे हम एक आज़ादी के रहनुमा के तौर पर लेते हैं। और उन्होंने वो टीम लीड की जिसने फिर बिलाखिर पाकिस्तान बना कर दिखाया। और उस वक्त ये समझा जा रहा था कि ये जो जिन्ना साहब का क्लेम है या उनका जो मुतालबा है, ये एक बारगेनिंग चिप है, एक उन्होंने बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है और शायद किसी छोटी बात पर ये एग्री हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारा मुतालबा है यही अल्टीमेट हमारा अच्छा, है। ये क्योंकि घुमेरिया का जिन्ना साहब करते नहीं थे ना, ये तो हम लोगों की आदत है, आजकल भी होता है कि अगर आपने कोई चीज़ जाके 10,000 की खरीदनी है तो पहले 4,000 रुपये ऑफर करें, तो फिर वहाँ से बात निगोशिएशन पे कहीं जाके 10 पे होगी। तो वही वाली बात है ना व्यूअर्स, कायद बहुत सीधे चलने वाले इंसान थे, उनके लिए सफ़ेद सफ़ेद था, काला काला था, एक ऐसे वक्त में जहाँ पे हर चीज़ ग्रे एरिया पे चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये देखें कि ये जो बारगेनिंग चिप उन्होंने समझा, और उन्होंने कहा कि ये जिन्ना साहब ज़िद्दी बच्चे की तरह मुतालबा कर रहे हैं, शायद मान जाएंगे, लेकिन हक़ाइक़ ने साबित किया, तारीख़ ने साबित किया, वक्त ने साबित किया कि जो उनकी पहले दिन डिमांड थी वही आखिरी दिन थी। और उन्होंने लेकर दिखाया एक अलग वतन, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जी मैम। अच्छा, अगर हम इसी में इसको इस तरह से देख लें कि कायद आज़म का एक बहुत क्लियर वाज़ेह मिशन था, उस मिशन की खातिर उन्होंने अपनी यूथ को, अपने लोगों को बिला तखसीस उम्र, बिला तखसीस के खातून है, मज़हब है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिस पे मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगी। उन्होंने वहाँ लोगों को मोबिलिटी दी, मोबिलाइज़ किया कि आप जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपका टारगेट है, उसके लिए आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, आपको एक क्लियर मिशन के साथ चलना है। लेकिन उस चलने की खातिर कायद आज़म ने जब ये कहा कि आपको अपने अंदर डिसिप्लिन भी पैदा करना है, आपको अपने अंदर आपको ऑर्गेनाइज भी होना है, और आपका यकीन इतना मुहकम होना चाहिए कि फिर उसके रास्ते में जो आने वाली रुकावट है आप उसको फ़िक्र ना करें, क्योंकि अगर आपको अपने लीडर पर, अपने मिशन पर यकीन है, और यकीनन कायद आज़म के ऊपर बाज़ लोगों को उनकी ज़ुबान समझ में नहीं आती थी जब वो अंग्रेज़ी में तकरीर करते थे, लेकिन वो उनका जज्बा था, उस जज्बे को फॉलो करते हुए उस वक्त के जो बरसगीर के लोग थे उस जज्बे को के पीछे लगकर उन्होंने, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि कायद आज़म ना तो झूठ बोलते हैं, ना कायद आज़म जो हैं वो हमें कोई कहीं पर भी हमारे ट्रस्ट को ख़त्म करेंगे, हमें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे।
क्या बात है। डॉक्टर साहब एंड में कुछ व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे? जी। मुझसे 1000 गुना बेहतर आप दे देंगे, मैं चाह रही हूँ आप मेरा काम नहीं, कर मेरा दें। ख्याल है कि आज के इस दिन की मुनासबत से हम ये कहेंगे, अगर हमने पाकिस्तान को दुनिया की सफ़े अव्वल की कौमों में शामिल करवाना है तो फिर जिन्ना साहब का जो विज़न था, उनकी जो सोच थी, उसको अमली शक्ल देना होगी। चाहे हम नौजवान हैं, चाहे हम उसातिज़ा हैं, चाहे हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें जिन्ना साहब की जो टीचिंग्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनको फॉलो करते हुए इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आप दोनों का, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारी ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़। व्यूअर्स, अल्टीमेटली वही वाली बात है, हम अपनी इन अजीम जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ होती है, जैसे कायदे आज़म हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, ये सब और भी बाय द वे बहुत से लीडर्स, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम लीडर्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं, राइट। इन सब लोगों ने मिल के हमें एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया जिसका नाम है पाकिस्तान। अब बात वही है कि कुछ लोग होते हैं, जब आप उनको तोहफ़ा देते हैं तो वो उसकी बड़ी कदर करते हैं, उसे बड़ा ख्याल से रखते हैं, यूज़ भी करते हैं लेकिन बड़े तमीज़ से। और कुछ लोग होते हैं, उनको तोहफ़ा मिलता है तो उसकी रैपिंग भी फाड़ के खोलते हैं और अंदर से उसका भुरकस निकाल देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और ये बड़ी मेहनतों और लिटरली खून पसीना एक करके हमें ये एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा दिया गया है। इसकी कदर करें, याद रखें कि इक्वालिटी के बेस पे हमने चलना है, हर बंदे को बराबरी के साथ ट्रीट करना है। और अपने अगर नहीं समझ आ रही कि क्या करना है तो कायद की ही बातें सुन लें, पढ़ लें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत दे और उसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान को कामयाब और मज़ीद सक्सेस की तरफ लेके जाए। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।